हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और आज जो है करंट जो मतलब एक ईयर के करंट अफेयर्स हैं, जो 1200 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका जो है 5वां लेक्चर है और हमारी कोशिश रहती है कि आपको बेहतर कंटेंट जो है प्रोवाइड कराया जाए। और जैसा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उससे मतलब ये चीज़ तो एक पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है कंटेंट बेहतर है और आप लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है उसे पढ़ रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि जैसा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और उससे क्या होता है, हम लोगों का भी विश्वास बढ़ता है और चैनल की भी ग्रोथ होती है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लगातार जो है आप चैनल को फॉलो करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जैसा हमारी कोशिश है कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए और उसे अच्छे से जो है समझाया जाए, जिससे आप जो है उसे अच्छे से एक्सेस कर सकें। और दोस्तों थोड़ा सा मैं एक बात और आपको जो है ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस समय आपके अंदर भी कई सारी जो है निगेटिविटी आती होगी कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, तो थोड़ा आलस भी आता होगा पढ़ने को लेकर। लेकिन दोस्तों हमें ये याद रखना है कि हमेशा युद्ध की तैयारी युद्ध के समय नहीं होती है। युद्ध की तैयारी जो है युद्ध से पहले होती है और युद्ध से पहले की गई तैयारी कहीं ना कहीं जो है हमें विजय की ओर ले जाती है। और एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास दोस्तों उन लोगों को याद नहीं रखता जिन लोगों ने अपने एम के लिए कुछ मेहनत ना की हो। आप हमेशा याद रखो, कहीं ना कहीं जो है जिन लोगों का नाम इतिहास में दर्ज हुआ है उनका जीवन जो है वो संघर्ष में रहा है। तो इसलिए आपको भी ये जो टाइम चल रहा है, कोरोना का जो ये काल चल रहा है, इसमें बहुत सारी परेशानियां आप लोगों के लिए भी क्रिएट हुई होंगी। और इस समय ही हमें अपनी ऊर्जा को असर्ट करना है, हमें अपने आप को जो है इमर्ज करना है, अपनी पावर को इमर्ज करना है और कोशिश करनी है कि हम इस मुश्किल समय में भी जो है अपने लिए जो है पढ़ाई के लिए एक जो है रोड मैप तैयार कर सकें, एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो है आगे बढ़ सकें। और बस मैं आप क्लास शुरू करने से पहले ये 4 लाइनें आपके लिए बोलता हूँ, जिससे आपका जो है थोड़ा सा मोटिवेशन होगा कि यूं नहीं खिलते ख्वाहिशों के फूल झोली में, यूं नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। यूं नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। मैंने पूछा परिंदों से कैसे बना आशियाना, बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। मतलब कुल मिला के जो है हमें अपने एम के लिए कर्म को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें कर्म करना पड़ेगा। और जो परिंदे होते हैं वो अपना आशियाना बनाते हैं, उसके लिए उन्हें बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, ठीक है। और कोशिश करते हैं वो लोग अपना आशियाना बनाने की, तो वो कर्म को महत्व देते हैं। तो इसीलिए हमें भी अपनी पढ़ाई के लिए जो है कर्म को महत्व देना होगा, ठीक है। और अगर आप लोग पूरे डेडिकेटेड रूप से पढ़े तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस करंट अफेयर्स के जो 1200 क्वेश्चन का जो ये सीरीज शुरू हुई है, इसे करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में अपने आप को असहज महसूस नहीं करोगे और आगे ही बढ़ते रहोगे, ठीक है। शुरू करते हैं फिर। जो हम कर चुके थे क्वेश्चन उनसे आगे के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विश्व आर्थिक स्थिति संभावना जो रिपोर्ट है वो क्या होती है या क्या उसमें बताया गया है और किस संस्था द्वारा जो है वो जारी की गई है। तो पहली आपकी विश्व बैंक है, दूसरी आपकी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड है, और तीसरी आपकी विश्व आर्थिक मंच है, और चौथी आपकी आरबीआई है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। सेकंड इसका आंसर हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जो है
विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इंग्लिश में भी से याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। अब बात आती है कि जो संयुक्त राष्ट्र जो है व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा रिपोर्ट जो जारी की गई, इस रिपोर्ट में है क्या? इस देखो, आर्थिक संभावना यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, ये अंटार्क जो है, और ये जो है विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में जो है प्रोस्पेक्ट करता है, यानी कि कल्पना करता है या संभावना जताता है। ठीक है, तो इसने इस रिपोर्ट में ये बताया है कि जो कोविड-19 की महामारी है, जो कोविड-19 की महामारी है, तो इस महामारी के कारण जो है हर 5 रोजगार में से, यानी कि हर 5 रोजगार से 4 रोजगार, हर 5 रोजगार से जो 4 रोजगार हैं वो प्रभावित हुए हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कोविड-19 के कारण जो है अगर 5 रोजगार का अगर हम जो एनालिसिस करें तो उसमें से 4 रोजगारों पर इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना था कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा। क्या बताया गया है इसमें? कोविड-19 की महामारी से जो है हर 5 रोजगार में से 4 रोजगारों को जो है वो 4 रोजगार प्रभावित हुए हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखो, मैंने कोशिश ये करी है, ये मतलब मेरे खुद हैंड राइटिंग नोट्स है ये, और मैंने कोशिश ये करी है दोस्तों कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाए, कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो वनडे एग्जाम में तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। पीसीएस लेवल तक का और आईएएस में भी जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप इन्हें जो है अच्छे से पढ़ते रहो, मतलब वीडियो को अच्छे से समझो, सुनो, और जो इसकी पीडीएफ है उसे अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये आपके पास विश्व आर्थिक मंच यानी डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंकटाड, ये डी मतलब 4 ऑप्शन है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जो है दोस्तों, ये आपके पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो सन 2021 है उसमें जो वर्ल्ड की इकोनॉमी यानी विश्व जो अर्थव्यवस्था है वो आपके पास 5.5% की रेट से आगे बढ़ेगी। ठीक है नी, रेट मतलब दर से आगे बढ़ेगी, और 2022 में 4.2% की दर से आगे बढ़ेगी। और 2022 में जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था, वो आपके पास लगभग 11% की दर से जो है आगे बढ़ेगी। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के, इंटरनेशनल जो है मॉनेटरी फंड के। और इसने ये बताया कि 2021 में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो लगभग 5.5% की दर से आगे बढ़ेगी, और जो 2022 में वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो लगभग जो है 4.2% दर के हिसाब से आगे बढ़ेगी। और 2022 में जो भारत की इकोनॉमी जो है वो लगभग 11% से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जैसे कोविड-19 दोबारा आ चुका है इंडिया में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अब नहीं बढ़ने की 11% की दर से, उस पर जो है कुछ प्रभाव पड़ेगा। कोविड-19 की दूसरी लहर जो आई है उससे मतलब कई राज्यों में लॉकडाउन है, तो ऐसी स्थिति में जो है
इकोनॉमी की जो भी एक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है, तो उस वो ये एक्टिविटी जब नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है इसका अर्थव्यवस्था पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको केवल इतना याद रखना था कि वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये संस्था जो है आपके पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है और ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है, तो दोस्तों ये जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है आरबीआई के द्वारा। ठीक है नी, आरबीआई जो है इसे जारी करती है और ये जो है अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। अर्धवार्षिक रिपोर्ट यानी कि वर्ष में 2 बार जारी की जाती है और इसमें क्या देखता है आरबीआई, आरबीआई इसमें ये देखता है कि जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उसका जो है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीजों को ये जो है आरबीआई इसमें चेक करता है। ठीक है, और क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई के द्वारा, साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में जो है ये जारी करता है आरबीआई। क्या देखता है कि जो वर्तमान में जो है जो समसामयिक मुद्दे हैं या जो समसामयिक सिचुएशन है उसका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे देश की क्या असर पड़ेगा, यानी कैसे प्रभावित होगी, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर किया करें और जो व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करें और अगर उन्हें कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य युद्धाभ्यास, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा सैन्य युद्धाभ्यास कवच किन किन देशों के बीच हुआ। ठीक है, तो पहला है आपका भारत एवं फ्रांस, दूसरा है भारत और अमेरिका, तीसरा है भारत और बांग्लादेश और चौथा ही है भारत का त्रिसेवा सैन्य युद्धाभ्यास। तो देखो ये जो सैन्य अभ्यास है कवच, ये दोस्तों भारत की सेनाओं का त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, ये आपको याद रखना है। इसमें भारत की कौन कौन सी, यानी कि एयरफोर्स भी यानी कि वायुसेना और नौसेना यानी कि नेवी और आपके पास जो है थल सेना यानी कि आर्मी और एक चौथा जो है जो कोस्टल गार्ड होते हैं। ठीक है नहीं, कोस्टल जो मतलब कोस्ट एरिया की जो है वो करते हैं, कोस्ट गार्ड जो होते हैं, कोस्टल नहीं कोस्ट होता है। कोस्ट गार्ड भी इसमें जो है सम्मिलित हुए हैं। ठीक है नहीं, जो आपके कोस्टल एरिया में जो है निगरानी का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कवच क्या है तो एक सैन्य युद्धाभ्यास है, पूछा जाए किन किन देशों के बीच है तो ये भारत की जो है त्रिसेवा का मतलब ट्राई सर्विस यानी तीनों सेनाएं वायुसेना नौसेना और थल सेना तीनों मिलकर इसे युद्धाभ्यास करती हैं और इसमें कोस्ट गार्ड को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन, जलवायु देखो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किस देश की मेजबानी मतलब की मेजबानी का मतलब किस देश में हुआ, किस देश द्वारा मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, वर्चुअल हुआ होगा। ठीक है नहीं, तो जलवायु अनुकूलन का मतलब जलवायु के प्रति अनुकूलता दर्शाने के लिए ये सम्मेलन जो है इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की गई है दोस्तों, पहला आपका फ्रांस है, दूसरा आपका जर्मनी है, तीसरा आपका नीदरलैंड, चौथा स्पेन। जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाता है नीदरलैंड। तो ये इस जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की जो मेजबानी है उसे नीदरलैंड द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इस सम्मेलन का
इस सम्मेलन का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विश्व के प्रयासों को देखना, के प्रति अनुकूलन के लिए विश्व के देशों के प्रयासों का आकलन करना। तो आपके पास जो है इस सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन से जो भी मतलब प्रभाव होंगे उनके संदर्भ में जो है विश्व के देश जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है, ठीक है नहीं। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जो अनुकूलन की क्रियाएं होती हैं, अनुकूलन जो होता है उनके लिए जो विश्व के देश हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं। हमें ये सारी चीजें इसमें इस अनुकूलन सम्मेलन का ये उद्देश्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किस देश की मेजबानी में किया गया, तो नीदरलैंड की मेजबानी में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि जलवायु के परिवर्तन के प्रति जो प्रभाव हैं उनके प्रति अनुकूलन के लिए जो विभिन्न देश हैं उन क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, इन सारी चीजों का आकलन करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में राज्य स्तर की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये आपके पास जो है ऊर्जा दक्षता, पहले देखो वर्ड यूज हुआ एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब होता है ऊर्जा का अच्छे टाइप से ऊर्जा के यूज को न्यूट्रलाइज करना, यानी कि जो एनर्जी है उसके यूज को बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज करना, ऊर्जा दक्षता का मतलब होता है। अब इस पोर्टल के थ्रू क्या होगा, इस पोर्टल के थ्रू जो है कौन राज्य स्तर की जो गतिविधि है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए उन चीजों का जो है आकलन किया जाएगा कि किस राज्य ने क्या क्या जो है प्रक्रियाएं अप्लाई की हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। तो पहला आपके पास है सक्षम पोर्टल, दूसरा आपके पास है साथी पोर्टल और तीसरा आपका बचाव पोर्टल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके पास साथी पोर्टल। तो साथी पोर्टल जो है विद्युत मंत्रालय के एक इसका पार्ट वो होता है डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि इधर बोलते हैं BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विकसित किया गया है ये पोर्टल द्वारा विकसित। यानी जो साथी पोर्टल है एक जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ही एक जो है इसका पार्ट मतलब अंग है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल के काम क्या है कि विद्युत मंत्रालय क्या काम करेगा विभिन्न राज्यों में जो है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो जो प्रक्रियाएं पॉलिसी अप्लाई की जा रही है उनका आकलन करेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि साथी पोर्टल किस चीज के लिए है या किससे संबंधित है तो ऊर्जा दक्षता के लिए, ठीक है नहीं, ऊर्जा एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। अब आएंगे अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में, हाल ही में भारत के किस राज्य में वेनेडियम, वेनेडियम देखो एक धातु है, ठीक है नहीं, का उच्च संकेंद्रण पाया या उच्च संकेंद्र पाया गया है, ठीक है नहीं, उच्च संकेंद्रण भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है नहीं, पाया गया है। तो किस राज्य में पाया गया है दोस्तों, ये आपका पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है एक डेम्पो, एक है तमांग, ये दो क्षेत्र है। यहाँ पर जो है वेनेडियम का जो है उच्च संकेंद्रण पाया गया है। और वेनेडियम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है सबसे ज्यादा उत्पादन इसका जो है सबसे
ज्यादा जो इसका संकेंद्रण है वेनेडियम का, वो आपका चीन में है। और उसके बाद रूस, मतलब दूसरे नंबर पे, और फिर ये जो है आपके पास अफ्रीका, यहाँ आता है आपके पास, ठीक है नहीं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के किस राज्य में वेनेडियम का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है, तो भारत का जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर डैपो और तमांग जो क्षेत्र है वहाँ वेनेडियम का जो है सबसे ऊंचा संकेंद्रण पाया जाता है। और अगर विश्व की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है वेनेडियम का? चाइना में, उसके बाद रसिया और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में आपके पास ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी को किस राज्य में खोजा गया? देखो, अगर कभी कभी क्वेश्चन आया था उकेरिया जोशी क्या है, तो ये चींटी की नई प्रजाति है, किस राज्य में खोजा गया है? तो इसे खोजा गया आपके पास केरल में। और केरल में भी कहा, एक पेरियार, ये नेशनल पार्क, इस क्षेत्र में जो है इस चींटी की इस जो है जाति को खोजा गया है। क्या नाम है? उकेरिया जोशी। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है उकेरिया जोशी क्या है? ये चींटी की नई प्रजाति है। किस स्टेट में खोजा गया है? केरल में। कहाँ खोजा गया है? पेरियार नेशनल पार्क के क्षेत्र में, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय समिति में नामित किया है? यानी कि भारतीय अर्थशास्त्री है और यूनाइटेड नेशन की जो आर्थिक और सामाजिक मामलों की जो समिति है उसमें उसे नामित किया गया है। कौन है ये आपको बताना, नाम याद रखना है। अजय माथुर, अजय माथुर तो नहीं है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष हैं। उर्जित पटेल ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर हैं। और शशिकांत दास जो वर्तमान आरबीआई के गवर्नर है। तो आपके पास एक नाम बचता है जयती घोष। तो जयती घोष जो है, इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है आर्थिक और सामाजिक मामलों की जो उच्च स्तरीय समिति है उसमें नामित किया है। और इस ये समिति जो है, ये आर्थिक और सामाजिक मामलों की जो समिति है, इसका कार्य क्या है? ये जो कोविड-19 के बाद की जो कोविड-19 के कोविड-19 के जो बाद है, या कोविड-19 के समय जो भी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां आ रही हैं, चुनौतियां उभर कर आई हैं, उनके संदर्भ में देखो, ये जो इतनी सारी चीजें लिखने का वैसे मतलब नहीं होता है, मैं मुंह से बोल देता हूं आपको, क्योंकि ये सारी पीडीएफ में मिलेंगी आपको। चुनौती आई हैं उनके संदर्भ में जो यूएन के महासचिव हैं, महासचिव को सलाह देना, इस समिति का ये काम होगा। यानी कोविड-19 के बाद जो है जो भी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां उभर के आई हैं उनके संदर्भ में जो है यूएन के महासचिव को ये सलाह देंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय समिति है, तो उसमें जो है किस भारतीय अर्थशास्त्री को नामित किया है? तो वो आपके पास है जयती घोष को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का संबंध किस महाद्वीप से है? तो आपके पास ग्रेट ग्रीन का मतलब कहीं ना कहीं जो है मतलब एनवायरनमेंट से संबंधित है। वॉल इनिशिएटिव का संबंध जो किस महाद्वीप से है? तो इसका संबंध जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप से है। और इस इनिशिएटिव को जो है अफ्रीका में 2007 में मरुस्थलीकरण भूमि
क्षरण, ठीक है नहीं, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण आदि को रोकने के लिए किया गया था, आदि को रोकने के लिए किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है, तो ये मरुस्थलीकरण और भूमि के क्षरण आदि को रोकने के लिए 2007 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? अफ्रीका में, ठीक है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो है वो किस देश मतलब महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका से। आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए बेहतर जो है एक मंच बन रहे हैं आपके मतलब लक्ष्य को प्राप्त कराने में, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बस कुछ नहीं जाता है एक बटन दबाने में, बस ये होता है, उससे हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम पूरी शिद्दत के साथ जो है तुम्हारे एम के लिए तुम्हारे साथ जो है हर समय खड़े होंगे, ठीक है। तो कोशिश, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ओनली एग्जाम फोकस के, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय ठीक हो गया, हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अपने चर्चित प्रोजेक्ट लून को बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी, देखो बहुराष्ट्रीय का मतलब बहुराष्ट्रीय समझ में आना चाहिए जिसका बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में कई देशों में फैला हुआ हो, ठीक है। उसने अपने प्रोजेक्ट लून को बंद करने की घोषणा की है। तो ये कंपनी देखो आपके पास एक है माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, रिलायंस जियो और गूगल। तो प्रोजेक्ट लून जो है वो काफी चर्चा में रहता है कुछ टाइम पहले, अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो करंट जीके को लेकर। तो प्रोजेक्ट लून जो है बंद करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? ये किस कंपनी का था? गूगल का, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट लून ये जो है आपके पास गूगल की पेरेंट्स कंपनी थी अल्फाबेट, ये इसका था। इसमें क्या था प्रोजेक्ट लून में कि ग्रामीण दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो है इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती, ठीक है। कैसे प्रोवाइड कराई जाती? इसमें जो है उस एरिया में बैलून मतलब जो लो अर्थ ऑर्बिट है लगभग 160 से 70 किलोमीटर ऊपर बैलून जो है छोड़ दी जाती है और उनके माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता गूगल के द्वारा, और 1 Mbps पर सेकेंड के हिसाब से जो है ये स्पीड मिलती दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहां पर जो है इंटरनेट की अभी तक पहुंच नहीं हुई है। तो बस आपको इतना याद रखना, प्रोजेक्ट लून किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रोजेक्ट था जिसे अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है? तो गूगल का प्रोजेक्ट था, या अल्फाबेट भी लिखा हुआ सकता है, ये गूगल की पेरेंट्स कंपनी है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता था गूगल निम्न में से कौन गूगल की पेरेंट्स कंपनी है? तो अल्फाबेट। आगे क्वेश्चन है आपका, हाल ही में देश का सबसे बड़ा, हाल ही में देश का यानी भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पूरे भारत में सबसे बड़ा जो है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो पहला हमें यही पता होना चाहिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, क्या चीज है। देखो दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया था क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो उसमें वर्ड आते हैं, रटने को तो बहुत कहते हैं कि रट लो, खा जाओ, चबा जाओ, तो मतलब रटना क्यों है? अगर क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन में जो वर्ड आए हैं वो अगर समझ में आ जाए तो रटने की तो कोई मतलब नहीं बनता, वो बार बार आप रिवीजन करोगे तो वो आपके याद हो ही जाएगा, ठीक है नहीं। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है जहां पर जो है बहुत सारी बिजनेस को लेकर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, यानी कि यहाँ अच्छे से लोडिंग हो सकती है, ठीक है नहीं, और यहाँ आपके पास अच्छे से चीजों को मैनेज किया जा सकता है, तो उसे लॉजिस्टिक पार्क बोलते हैं, ठीक है। अब ये भारत के कौन से राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क? तो ये आपके पास स्थापित किया जाएगा गुजरात में, और गुजरात के भी जो है अहमदाबाद में। गुजरात के भी अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। क्या होगा यहाँ पे जो गुजरात के अंदर
मतलब डेडिकेटेड कॉरिडोर है, और जो समुद्री जो बंदरगाह हैं उन्हें जो है इस पार्क से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जो है कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए और चीज़ों को हम जो है अच्छे से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकें। ठीक है, इन पार्कों का यही काम होता है। तो याद रखना है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, और भारत का सबसे बड़ा जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ है? अहमदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 51वें अंतर्राष्ट्रीय 51वें याद रखना है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 51वें भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ। तो गोवा में आयोजित हुआ। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा, हाँ हाल ही में कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया? तो 51वां, ऐसे भी याद रखना है। तो देखो क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के देख लिया करो, जैसे आ जाए, जैसे वहां आ जाए क्वेश्चन पेपर में वैसे कर दो। तो फोकस कंट्री का जो दर्जा दिया गया किस देश को दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो 51वें फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें जो फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया वो बांग्लादेश को दिया गया। ठीक है नी, ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जो कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीपीपी मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देखो पीपी का मतलब होता है, ये पीपीपी जो मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें जो है सरकार भी हिस्सा लेगी और प्राइवेट व्यक्ति भी, प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि यह इसमें निजी और सार्वजनिक, यानी कि गवर्नमेंट भी और जो प्राइवेट लोग हैं वो भी इसमें जो है एंगेज हो सकते हैं। ठीक है नी, यानी जो संयंत्र है, ये जो संयंत्र जो खुला है एथेनॉल का, इसमें यानी कि निजी पैसा भी लगा हुआ और गवर्नमेंट का भी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं पीपीटी मॉडल। तो एथेनॉल संयंत्र जो है क्या होगा? इसमें एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल क्या है? जैविक ईंधन है आपके पास। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो एथेनॉल क्या होता है? एक प्रकार से एथिल अल्कोहल ही होता है जो मतलब जैविक ईंधन का कार्य करता है, और एक बनता किस किस से है? जैसे गन्ना, मतलब जिसमें जो है शर्करा होगी। ठीक है, जिसमें शुगर होगी, गन्ना, चकुंदर, एक आपका आलू भी है, और एक आपका शर्करा युक्त मकई, जो आप मकई होती है मतलब खेतों में मिलती है, वो उड़द के खेत में, अभी उड़द जो गांव से बिलोंग करते हैं लोग वो समझ रहे होंगे, जैसे उड़द का खेत होता है तो वहां पर मकई होती है, तो उसमें शक्कर होती है, मीठी लगती है वो खाने में। तो ये जो ऐसी शक्करा युक्त जो फसलें हैं उनसे एथेनॉल का जैविक मतलब जैविक ईंधन है ये, तो जैविक एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो है पहला संयंत्र जो है भारत में कहाँ लगा है? छत्तीसगढ़ में, जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। वैसे तो लगे हुए हैं लेकिन ये सार्वजनिक और निजी की हिस्सेदारी के तहत लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास है हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सतर्क, देखो नाम से पता लगा, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप इसकी शुरुआत करी? तो ये आपके पास संघ शासित प्रदेश कौन है आपके पास जिसने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? ये आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो इस समय राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। देखो नाम से पता लगा सतर्क नागरिक, तो कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार से संबंधित जो ऐप है ये, इस पे आप भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उसकी निगरानी भी कर सकते हैं। तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उससे संबंधित निगरानी भी कर सकते हैं। किस देश मतलब भारत में किस संघ शासित प्रदेश ने इसे लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। और वहां के राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है इस समय? बताओ भाई, इस समय वहां के उपराज्यपाल कौन है? इस समय वहां के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, ये भी याद रखना।
अगला क्वेश्चन आपके पास, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में जो है हिंदी कौन से नंबर की लैंग्वेज है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? भाई विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, यानी विश्व में हिंदी के को प्रमोट करने के लिए, तो वर्ल्ड में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो देखो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पहले नंबर पे जो बोली जाती है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी पूरे मतलब देश वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पे मंडारिन, ये भाषा है इसकी चाइना की। चीन पूरा मतलब सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर आती है हिंदी, यानी वर्ल्ड की टॉप 5 लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी। और चौथे नंबर पर आती है स्पेनिश। और 5वें नंबर पर आपके पास आती है फ्रेंच। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हिंदी को वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए। और वर्ल्ड लेवल पे हिंदी जो है वो तीसरी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और पहली भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। और दूसरी मंडारिन, अब चौथी आपके पास स्पेनिश, और 5वीं फ्रेंच है। आगे क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध किन किन देशों के बीच विवाद का केंद्र रहा? तो देखो द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध, ये जो है हाल ही में, देखो इथोपिया ने तो जाहिर सी बात है इथोपिया तो होगा ही होगा एक देश, तो ये किन किन देशों के मध्य विवाद रहा? ये रहा आपके पास इथोपिया, मिस्र और केन्या के मध्य विवाद का केंद्र रहा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि द ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध किन किन देशों के बीच विवाद का केंद्र रहा, तो इथोपिया, मिस्र और केन्या के बीच, ठीक है। इस बांध को लेकर जो इथोपिया ये बांध बना रहा है इथोपिया में, और मिस्र और केन्या ने जो है इसे लेकर आपत्ति जताई है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग थोड़ा सा मैंने मतलब वीडियो देखते होंगे या फिर छोड़ देते होंगे कि पीडीएफ तो डाउनलोड कर लेंगे, दोस्तों ऐसा मत करना। कोई भी अगर व्यक्ति है ऐसा मत करना, क्योंकि जब मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये आप लिख भी नहीं पा रहे, देखो पीडीएफ हम जो आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो आपके इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं कि अगर आप बार बार रिवीजन करो, अगर कोई व्यक्ति नोट्स नहीं बना पाए तो बार बार रिवीजन उसका कर सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल पीडीएफ को डाउनलोड करो और यहाँ समझो ना। यहाँ समझने का एक अलग महत्व है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी उसे बताता हूँ, कुछ ऐसा भी बोल कर बताता हूँ। तो अगर आप अच्छे से वीडियो को पूरा वीडियो देखोगे तो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, वो तो रिवीजन करना ही है। लेकिन आप जब सुनते हो वीडियो को तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मौखिक बताई जाती हैं, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, उससे आपकी नॉलेज एंगेज होगी, नॉलेज बढ़ेगी आपकी उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा, जो 2021-22 में जो प्रभावी राजस्व घाटा है जीडीपी का कितने प्रतिशत था? तो देखो इसमें टर्मिनोलॉजी है, एक तो प्रभावी राजस्व घाटा हमें पता होना चाहिए, जीडीपी का कितने प्रतिशत था। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो आपके पास क्या होता है? देखो राजस्व घाटा, पहले देखो नाम ही दो है, प्रभावी राजस्व घाटा, तो हमें राजस्व घाटा पता होना चाहिए। तो राजस्व घाटा क्या होता है? गवर्नमेंट को जितना भी रेवेन्यू, यानी कि जो राजस्व है, गवर्नमेंट को जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से जो भी राजस्व खर्च हुआ, जो भी पैसा खर्च हुआ गवर्नमेंट का, ठीक है नहीं, राजस्व, यानी जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया और जितना खर्च हो गया राजस्व का, उसमें जो बैलेंस आएगा वो उसे बोला जाता है राजस्व घाटा, ठीक है नहीं। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है क्या काम करती है,
सही से राइटिंग सही में आ जाती होगी वैसे आप लोगों के, राइटिंग खराब नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बस यही है आप पेन से लिखना पड़ता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये ऊपर जो राइटिंग आप देख रहे हो ये भी मेरी मेरी लिखी हुई है, तो राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा पेन से लिखने में जो है उसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पर जहां तक आप लोगों की समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो राजस्व घाटा क्या था, राजस्व में से राजस्व का खर्च निकाल दो तो ये राजस्व घाटा हो जाएगा। राजस्व गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है, विभिन्न स्रोतों से मिलता है, मैंने आपको बताया भी था कल कि पैसा कहाँ से आता है कहाँ को जाता है, ठीक है, या हो सकता है कि आज क्वेश्चन आए। अब आता है प्रभावी राजस्व घाटा, तो ये जो राजस्व का खर्चा हुआ इसमें से कुछ जो है गवर्नमेंट जो है परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिए, परिसंपत्ति का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट ने फैक्ट्री लगाई है या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जो आने वाले टाइम में जिससे जो है इनकम जनरेट होगी, उन्हें बोला जाता है परिसंपत्तियां। माइनस परिसंपत्तियों पर किया गया खर्च, यानी जो राजस्व खर्चा है उसमें से परिसंपत्तियों पर जितना भी खर्च करा है, यानी गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट ने जहां इन्वेस्ट किया उससे भविष्य में इनकम जनरेट होगी, या कोई फैक्ट्री है कोई मशीन है, वो अगर राजस्व के खर्च में से उस खर्चे को निकाल लो, ठीक है नहीं, जो टोटल राजस्व मिला उसमें से आप जो खर्चा हुआ राजस्व का उसमें से उस खर्चे को निकाल दो जिस जिस खर्च को गवर्नमेंट ने परिसंपत्तियों पर किया है, परिसंपत्तियों के निर्माण में किया है, कोई फैक्ट्री लगाई है या कहीं मशीन करी है जिससे भविष्य में इनकम जनरेट होगी, उसे आप निकाल दो, तो उसे निकालने के बाद जो आपके पास आता है उसे बोला जाता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो इसकी अगर मैं उसकी बात करूं क्या कहते हैं उसे फॉर्मूले की, तो वो आएगा प्रभावी राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व का खर्च माइनस परिसंपत्तियों पर खर्च। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रख लो, तो ये आपके पास प्रभावी राजस्व घाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है कि राजस्व का जो खर्च हो उसमें परिसंपत्तियों पर जो खर्च हुआ वो निकाल दो। मैंने आपको बता दिया है परिसंपत्तियों पर क्या खर्च होता है कि आप गवर्नमेंट ने कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जिससे भविष्य में जो है इनकम जनरेट होगी, तो उसे बोला था परिसंपत्तियों पर खर्च, ठीक है। तो क्वेश्चन था केंद्रीय बजट जो 2021-22 जारी किया है उसमें प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है, तो जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो आपके पास जीडीपी का 4.1% है, 3.1 सॉरी 3.1% है, एक बार और चेक कर लेंगे इसे, ठीक है नहीं, 3.1% है ये प्रभावी राजस्व घाटा। उसके बाद आपके पास आता है, ये समझ में आया सभी लोगों के, आ चुका होगा। देखो पहले इसमें क्या समझना था, राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा क्या, राजस्व में से राजस्व का खर्च घटा दो तो राजस्व घाटा हो जाएगा। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, जो राजस्व का खर्च है उसमें से परिसंपत्तियों पर किया गया खर्च घटा दो तो प्रभावी राजस्व घाटा हो गया। तो ये कितना परसेंट था, लगभग 3.1%, ठीक है। इसमें एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है 4.1 में 3.1 में, और जहां तक मेरी नॉलेज है वो 3.1% है, एक बार आप लोग और चेक कर लेना, ठीक है, नहीं तो अगर कुछ होगा तो कल बता दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितने परसेंट रहने का अनुमान है आपके पास, इसमें 1 मिनट करते हैं, 1 मिनट, इसमें 3.1% नहीं है, ये आपका सॉरी ये आपका 4.1% है जो प्रभावी राजस्व घाटा है। और ये जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं
ये जो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितने परसेंट रहने वाला है? तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का ये 3.1% है, ठीक है नहीं। वो आपके पास जो प्रभावी राजस्व घाटा था वो 4.1% है, और जो प्राथमिक घाटा है वो जीडीपी का 3.1%, ठीक है। अब देखो यहाँ बढ़ आया प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो प्राथमिक घाटे के लिए आपको प्राथमिक घाटा जो होता है इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं पहले। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी देखो प्राथमिक घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। तो अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक राजकोषीय घाटे के बारे में पता होना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा ये होता है गवर्नमेंट की आय और व्यय का जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। यानी गवर्नमेंट के पास कितनी आय हुई गवर्नमेंट की और उसने कितना खर्च कर दिया, उनका जो अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। जैसे मान लो सपोज करो गवर्नमेंट को ने 100 रुपए कमाए लेकिन खर्च कितने कर दिए 115 रुपए, तो ये जो ऊपर के 15 रुपए खर्च हुए, ठीक है नहीं, तो ये आया आपका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को अपना काम चलाने के लिए कितने पैसे और उधार लेने की जरूरत है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने 100 रुपए कमाए हैं और 115 रुपए उसके खर्च होंगे, तो कितने पैसे लेने की जरूरत है 15 रुपए। तो ये जो 15 रुपए है ये राजकोषीय घाटा है, ठीक है नहीं। अब इन 15 रुपए में से जो राजकोषीय घाटा आया उसमें से सरकार ने जो सरकार पे ऐसा होता है ब्याज भी होते हैं, विदेशों के ब्याज होते हैं, विदेशों से लिया गया ऋण होता है, आरबीआई से लिया गया ऋण होता है, ठीक है नहीं। तो और इंस्टीट्यूशन है उनसे भी ऋण लेती है सरकार अपने काम चलाने के लिए, तो उन पे ब्याज देती है सरकार। तो अगर इस राजकोषीय घाटा जो 15 रुपए आया उसमें से सरकार ने जो है मान लो 5 रुपए का ब्याज दे दिया, ठीक है नहीं, तो बचे कितने आपके पास 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए हुआ ये आपका हो गया प्राथमिक घाटा। ये जो 10 रुपए हुआ इसी को हम कहेंगे प्राथमिक घाटा। तो ये आपके पास पता होना चाहिए। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत था 3.1%। यानी प्राथमिक घाटा होता क्या है, राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज अदायगी को निकाल देते हैं तो हमारे पास प्राथमिक घाटा निकल कर आता है। अगर 100 रुपए गवर्नमेंट ने जो है कमाए हैं और 115 रुपए उसके खर्च होंगे तो 15 रुपए तो क्या हुआ राजकोषीय घाटा, और 15 रुपए में से अगर उन्हें 5 रुपए ब्याज के रूप में दे दिए तो जो प्राथमिक घाटा हुआ 15 में से 5 घटाओगे तो 10 रुपए आपको उसका प्राथमिक घाटा हो गया। यानी शुद्ध घाटा जो हुआ वो 10 रुपए का हुआ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 3.1% है, ये आप ध्यान कर लेंगे, ठीक है। जीडीपी का हम जीडीपी का काउंट करते हैं, ये जीडीपी का 3.1% है। जीडीपी क्या होता है भाई, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में टोटल जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उनका मूल्य क्या होता है जीडीपी होता है, ठीक है नहीं। एक साल में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है जीडीपी कहलाता है। तो ये जीडीपी के पे काउंट होता है, जीडीपी का इतने %, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आपके पास अगला क्वेश्चन है बजट 2021-22 के अनुसार भारत सरकार राजस्व का सबसे बड़ा खर्च किस मद में होता है। तो देखो ये आपके पास क्वेश्चन मैं जो बता रहा था कहाँ से पैसा आता है कहाँ पैसा जाता है, तो बजट में ये सारी चीजें दी होती हैं। इस वजह से बजट अगर आपने अच्छे से इकोनॉमी पढ़ी है तो बजट को आप अच्छे से समझ सकते हो, तो आपको ये पता चल सकता है कि हमारे देश में कहाँ से राजस्व ज्यादा जनरेट होता है और किस क्षेत्र में ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। अब क्या है लोग ज्ञान थोड़ा नॉलेज तो होती नहीं है, बातें मिला देते हैं कि जो है इतना पैसा सरकार के पास है और सरकार दबाए बैठी है, दुनिया भर की चीजें बोलते हैं, लेकिन वो नॉलेज जब आपको है तो आपको पता चल जाता है कहाँ कितना पैसा आता है कहाँ कितना पैसा जाता है। तो देखो वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा खर्च, तो सबसे ज्यादा खर्च किस मद में होता है, तो सबसे ज्यादा खर्च आपके पास जो है सरकार का
पहला है ब्याज अदायगी में, दूसरा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र सरकार मतलब कोई योजना चलाती है तो उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है केंद्र का ही रहता है, जो केंद्र क्षेत्र की योजनाएं होती हैं। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, और वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण। तो सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का वो ब्याज अदायगी में खर्च होता है। इसमें खर्च होता है ब्याज अदायगी में, ये सबसे पहले नंबर पर है। सबसे पहले सरकार के पास राजस्व आता है तो उसमें से सबसे ज्यादा पैसा ब्याज अदायगी में जाता है, यानी जो सरकार का उधार है विभिन्न देशों का, इंस्टीट्यूशन का, उसका ब्याज देना सरकार करती है। दूसरा आपके पास जो है राज्यों का हिस्सा, ये दूसरे नंबर पर आता है, यानी केंद्र सरकार को जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, केंद्र सरकार को जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से राज्यों के लिए भी जो है हिस्सा होता है। जैसे पहले 42% था कि यानी जितने भी कर मतलब गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से 42% हिस्सा राज्यों को दे दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तो ये घटा के 41% कर दिया। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि केंद्र सरकार जो है राज्यों का हिस्सा कितना देती है, 41%। अब जम्मू कश्मीर बनने के बाद जब वो राज्य था तो 42%। तो ये दूसरे नंबर पर खर्च होता है सरकार का। तीसरे नंबर पर केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, यानी जो सरकार योजनाएं चलाती है वेलफेयर के लिए, जैसे आयुष्मान भारत योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना चला रखी है, तो इन योजनाओं में जो खर्च होता है वो तीसरे नंबर पर खर्च होता है। और चौथे नंबर पर जो है ये खर्च होता है वित्तीय आयोग वाला, ये चौथे नंबर पर आता है वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण। यानी वित्तीय आयोग जो है पैसे बांटता है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के बीच में, तो ये जो खर्चा आता है ये चौथे नंबर पर आता है। और पहले नंबर पर ब्याज अदायगी आता है, दूसरे नंबर पर आपका कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा, और फिर तीसरा केंद्र क्षेत्र की योजना, चौथा वित्त आयोग और अन्य अंतरण। तो इन चार जगह में जो है सबसे ज्यादा पैसा ब्याज अदायगी में जाता है। सरकार को राजस्व मिला तो पहले क्या काम करेगी, वो ब्याज अदायगी करेगी पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा पैसा उधर दिया है। फिर कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा देगी, उधर चला जाएगा दूसरे नंबर पर पैसा। फिर केंद्र क्षेत्र की योजनाएं से लागू करेगी, और फिर वित्त आयोग या अन्य जो है अंतरकरण जो है या उसके जो कार्य है उनसे रिलेटिव जो खर्चा होता है उसमें जाएगा। तो सरकार को राजस्व मिलता है, इस टाइप से जो है सरकार का पैसा चला जाता है। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा होगा, वैसे बहुत है ऐसा, अगर हम समझते हैं तो चीजें हमारे समझ में आती हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा राजस्व किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। देखो वहां क्या था, सबसे ज्यादा राजस्व किस किस क्षेत्र में खर्च होता है, यहाँ किस किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास। भाई सरकार के पास कोई ऐसा तो है नहीं पेड़ हिल रहा है सरकार के पास कि बहुत लोग कहते हैं कि सरकार है उसके पास तो सारी पावर आरबीआई से छप वाला पैसे, ऐसा नहीं होता है, बड़े हिसाब से करना पड़ता है सारी चीजें। ऐसा आरबीआई से अगर सरकार पैसा छपाएगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंच जाएगा, उससे महंगाई बढ़ जाएगी, बड़े सारी चीजों को देखना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी से सारी चीज हो जाए। तो देखो क्वेश्चन आपका 2021-22 के अनुसार भारत सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व किस मध्य क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो देखो सबसे ज्यादा राजस्व जो सरकार को मिलता है वो आपका उधार और अन्य देताओं से मिलता है। मतलब देखो भारत ने किसी से उधार लिया और भारत भी कुछ देशों को उधार देता है, मतलब हम उधार भी लेते हैं तो फिर उधार देते भी हैं लोग देशों को, इंस्टीट्यूशन को। तो उन उधार देने पे जो हमें ब्याज मिलता है या हमने जो उधार दिए सबसे ज्यादा पैसा तो हमें जो है उसी रास्ते मिलता है, जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते मिलता है। ब्याज अदायगी में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और ब्याज अदायगी से ही सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास राजस्व आता है। दूसरा आपका माल और सेवा कर, इसे बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरे नंबर पर इससे पैसा मिलता है भारत, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपका इनकम टैक्स है, चौथे नंबर पर आपके पास निगम टैक्स। तो पहले नंबर पे कहां से मिलता है, इससे, दूसरे नंबर पे इससे, तीसरे पे इससे और चौथे से इससे। ये आपको याद रखना है भाई। यही क्वेश्चन जब आईएएस में क्रम में लिख दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि क्रम में लाइए, ठीक है, नहीं तो वो आईएएस में क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे आपसे वन लाइन में पूछ लिया तो ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो बस क्वेश्चनों में इतना ही डिफरेंट होता है और कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। वहां थोड़ा सा एनालिटिक करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, वहां क्रम पूछेगा। यहाँ आपके पास वन लाइन में क्वेश्चन बता दिया, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार को कहाँ से मिलता है? उधार और न देता है उसका सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है? ब्याज आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखो यहाँ राजकोषीय घाटा आई है, तो मैंने बता तो दिया वैसे आपको राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा जो होता है सरकार की आय और व्यय का अंतर होता है। सरकार ने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च हो गए उनका अंतर, यानी 100 रुपये कमाए 115 खर्च हुए तो 15 रुपये जो आया वो आपका राजकोषीय घाटा आया। तो ये जीडीपी का कितने % रहने का अनुमान है? तो ये जीडीपी का जो है 2021-22 के बजट में 6.8% रहने का अनुमान है। ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है। अगर आप मैंने मेरे साथ कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाने की, सारी टर्मिनोलॉजी को समझाने की, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा थोड़ा सा ये नंबरिंग को जरा याद रख लेना क्योंकि इधर उधर हो जाता है नंबरिंग में। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने % है? 6.4%। और जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो 4.1% है, और जो प्राथमिक घाटा है वो 3.1% है, ठीक है। थोड़ा नंबरिंग में इधर उधर हो जाता है तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना। तो दोस्तों कोविड के काल में भी जो है ओनली आईएएस जो है मंच आपके लिए इतनी दृढ़ता से लगा हुआ है, और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग भी इतने डेडिकेशन से जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारी मेहनत ये बेकार नहीं जाएगी, ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमें इसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि भाग्य क्या होता है? भाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य हमारा विपरीत परिस्थितियों में किए गए प्रयास का जो है फल होता है, ठीक है। जहाँ तक अपना मेरा पर्सनल व्यूज है कि आपने जो कठिन परिस्थिति में मेहनत करी है वही चीज जब आपको जो है वापसी में मिलती है तो उसी को हम भाग्य कह देते हैं, उसी को हम किस्मत कह देते हैं, ठीक है। दो लाइनें आपके लिए बोलता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए लगातार पढ़ते हैं तो एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर भी। कि ब्रह्मांड में जो लिखा भाग्य में कोई मनोज नहीं लाया है, व्यक्ति ने अपना भविष्य अपने भुजबल से ही पाया है, ठीक है। मतलब मनुष्य ब्रह्मा ने जो लिखा भाग्य में कोई मनोज यहाँ नहीं लाया, यानी कोई व्यक्ति अपने साथ नहीं लाया जो भाग्य में लिखा हुआ। व्यक्ति ने अपना सब कुछ अपने भुजबल से ही पाया है, यानी व्यक्ति ने जो है अपनी मेहनत के द्वारा ही सारी चीजों को एकत्रित किया है, कोई साथ नहीं लाता है, ठीक है नहीं। और दोस्तों अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हमारी मेंटलिटी सकारात्मक है तो ये अर्थ जो है, ये पृथ्वी जो है वो भी हमारी हेल्प करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और चमत्कार क्या होता है? चमत्कार ये होता है कि कोई भी अगर हम काम को जब चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हैं, और जब हम किसी काम को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हैं तो चमत्कार होता है। यानी कि हम ऐसा काम कर जाते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं, वही क्या होता है? चमत्कार होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता चमत्कार, जब आपने किसी भी काम को चुनौती के रूप में लिया है और वो असंभव काम है और आप उसे कर देते हो, तो वही क्या कहलाता है? चमत्कार कहलाता है। तो इसलिए हमें जो है दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है ये एक अवसर है हमारे लिए। क्योंकि जो एग्जाम 2-1 महीने पीछे हटे, ये आपके लिए अवसर है कि आप अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि जब एग्जाम हो तो आपका जो है सिलेक्शन 100%, ठीक है। और आप ये जानते हो दोस्तों, चमत्कार को नमस्कार होता है, ठीक है। कोई आज की डेट में सक्सेस से व्यक्ति को तोला जाता है कि कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है। तो कोशिश करो आप बेहतर जो है अपने लिए करो, अपने घर वालों के लिए, अपने रिलेटिव के लिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो क्वेश्चन आपके पास ये हो चुका है, राजकोषीय घाटा 6.8%। आगे आते हैं
अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतर शिक्षा व्यवस्था, उच्चतर यानी हाई एजुकेशन के लिए करने के लिए एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटियों से थोड़ी अलग होती है, वहाँ सेंटर से ऐड मिलती है सीधी सीधी, ठीक है नहीं, काफी कुछ फायदा होता है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? ये आपके पास खोला जाएगा लद्दाख, लद्दाख के लेह में। तो हायर एजुकेशन के लिए जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी लद्दाख के लेह में खोली जाएगी, बस इतना याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट, कृषि क्रेडिट का मतलब कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला ऋण, उसका लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों इस बजट में 2021-22 के बजट में कृषि क्रेडिट का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6.5 लाख करोड़। यह आपको याद रखना है कि कृषि क्रेडिट का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.5 लाख करोड़। और मैंने आपको बताया था कृषि क्रेडिट क्या होता है? कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाला ऋण, सरकार जो देती है बैंकों को, फिर बैंक देते हैं लोगों को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में, केंद्रीय बजट, ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के, 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई, एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखो एफडीआई जो है, एफडीआई क्या होता है? बाहर जो विदेशी लोग भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जो धन होता है उसे एफडीआई बोला जाता है। तो अभी तक बीमा कंपनियों में जो है इसकी अनुमति 49% की थी, लेकिन अभी से बढ़ा के जो है कितने परसेंट कर दिया गया है? इसे बढ़ा के आपके पास 74% कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 49% से बढ़ा के जो है कितना कर दिया जाए एफडीआई बीमा कंपनियों में? 74%। अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत के किस मूल्यवर्धन जीबीए में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी भारत का जो जीबीए है, यानी सकल मूल्यवर्धन जो है, उसमें किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो भारत की जो सकल मूल्यवर्धन है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, सर्विस सेक्टर का। और पहले हमें पता होना चाहिए कि सकल मूल्यवर्धन क्या होता है? जीबीए, जीबीए इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस वैल्यू एडेड। मैं ये आपको एग्जाम्पल के हिसाब से भी बता दूंगा। सकल मूल्यवर्धन ये क्या होता है? देखो जीडीपी और जीबीए ये दोनों दो खूब टर्म मिलेंगे आपको इकोनॉमिक्स में, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष के अंदर कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य, यानी जीडीपी जो होता है, यानी कि एक वर्ष के अंदर अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम का मतलब जो आपके हाथों में पहुंचती है वस्तु, अंतिम अंतिम रूप से उत्पादित सेवा एवं वस्तु का मूल्य। ये तो होता है आपका जीडीपी, कि एक वर्ष के अंदर जो है जितनी वस्तु अंतिम रूप से, जो जैसे बोतल मतलब कोई भी है, मोबाइल है तो सीधा आपके पास आता है, तो ये जो है अंतिम रूप से जो वस्तु पहुंचती है उसका मूल्य होता है वस्तु और सेवा, जीडीपी एक वर्ष के अंदर। और जीबीए क्या होता है? यानी सकल मूल्यवर्धन, जीबीए ग्रोस वैल्यू एडेड, ये इसमें से जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और
अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य, इसमें से क्या घटाएंगे, कच्चे माल की यानी इनपुट कॉस्ट बनाने में, इनपुट कॉस्ट प्लस कच्चे माल, ध्यान नहीं लिखा, प्लस कच्चे माल का मूल्य, यानी कि जितना एक साल में वस्तु का उत्पादन हुआ, सेवा का उत्पादन हुआ, उसके मूल्य में से उसे बनाने में जितना खर्च हुआ वो, और जो कच्चा माल उसमें लगा वो निकाल दो। तो उसके बाद जो वस्तु बचेगी और जो सेवा बचेगी उसका जो मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा, GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए, पहले दोबारा मैं बता देता हूँ डिफरेंस दोनों में। GDP क्या होता है, एक वर्ष के अंदर अंतिम रूप से जो वस्तु हमारे हाथ में, से मतलब पेन है तो पेन हमारे हाथ में आया, तो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य GDP हुआ। और GVA क्या होता है, उस जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य है उसमें से जो बनाने में उसे लगाता है ये इनपुट कॉस्ट, और जो कच्चा माल उसमें लगा उसका जो मूल्य है वो घटा दो, उसके बाद जो मूल्य बचा वो क्या कहलाता है, GVA कहलाता है। तो किसी भी अगर अर्थव्यवस्था की अच्छी से जानकारी लेनी है तो GVA ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय GDP के, क्योंकि GVA में हमें ये पता चल जाता है किस क्षेत्र की कितनी ग्रोथ हो रही है। कच्चे माल, अगर कच्चा माल आ रहा है तो कितना आ रहा है, किस क्षेत्र की कितनी ग्रोथ हो रही है और कौन से क्षेत्र की ग्रोथ नहीं हो रही है, और कहाँ जो है गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए किस क्षेत्र की, ये GVA से पता चलता है। तो GVA जो है अर्थव्यवस्था के आकलन का एक अच्छा जो है साधन है बजाय GDP से। GDP में ये पता नहीं चलता कि मान लो जैसे सपोज करो एक आपने कोई भी जैसे पेन बनाया, तो पेन में जो प्लास्टिक लग रही है कितनी लग रही है, कितनी नहीं लग रही, या पेन में वो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कितने लग रहे हैं, कितने दाम में लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे, ये सारी चीजें। लेकिन GVA से पता चल जाएगा कि पेन में कच्चा माल जो लगा, यानी जो भी उसका रिफिल लगा या उसका बॉडी लगी, ये इनका खर्चा कितना है और कौन कौन सी मद में कितना खर्च हुआ, तो हमें पता चल जाएगा कि रिफिल में इतना खर्च हुआ, उसके उसमें इतना खर्च हुआ। तो सरकार को ये पता चल जाता है कि हाँ ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे जो है ग्रोथ सही है क्योंकि ये उत्पादन हो रहा है इसका, ठीक है नहीं, इसका जो है माल यूज हो रहा है। और अगर ऐसा कोई इंडस्ट्री है कि उसका कोई माल यूज नहीं हो रहा तो सरकार वहां प्रोत्साहन देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है GDP जो है एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित सेवा वस्तु का मूल्य है, और GVA जो है उसमें से इनपुट कॉस्ट को और कच्चे माल को घटा दो उस मूल्य में से, और जो मूल्य बचेगा वो GVA। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, बाजी बहुत लोगों के समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने आपको कोशिश करी है बेहतर समझाने की। तो GVA के जो क्वेश्चन है वो भारत के सकल मूल्यवर्धन में जो GVA का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का, सर्विस इंडस्ट्री का। भाई अपने तो इंडिया में तो ज्यादातर नौकरी को महत्व दिया जाता है, सर्विस को महत्व दिया जाता है, तो इस वजह से सर्विस क्षेत्र का योगदान काफी है। कितना परसेंट है, लगभग 54%, यानी जितना जो GVA है उसका 54% जो पैसे आ रहे हैं वो किस सेक्टर से है, सर्विस सेक्टर से। जैसे होटल्स है, स्कूलों से, ठीक है नहीं, मॉल्स है, ये सब सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद, मतलब अमेरिका और चीन के बाद देश, कौन सा देश ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता का मतलब खपत, किस देश में सबसे ज्यादा खपत है अमेरिका और चीन के बाद, तो ये अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता देश है वो क्या है, भारत। क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और अभी यहाँ डेवलप ही चल रहा है, तो सीधी सी बात है हम जो है इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कई तरीके की और जो है प्लांट लगा रहे हैं, तो वहाँ ऊर्जा की खपत हो रही है। ठीक है, बड़े लेवल पर काम हो रहा है। तो विश्व में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, भारत। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है GVA में ग्रोस वैल्यू एडेड। अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको बता चुके हैं। कृषि और उससे जो संबंध क्षेत्र है यानी उससे रिलेटिव क्षेत्र है, उसमें जो है 2014-15 में जो हिस्सेदारी थी कृषि क्षेत्र की 18.2 थी,
अब उससे घट के कितना रह गया है, यानी कि जो 2014-15 में जीबीए था उसमें कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.2 थी, लेकिन अब घट के कितना रह गई है, अब घट के रह गई आपके पास 17.8। बस याद रखना इसमें डिजिट का मामला है, ठीक है। तो जीबीए मैं आपको बता चुका हूँ, जो जीबीए इसमें बताने वाली बात थी कि ग्रोस वैल्यू एडेड में जो है जो कृषि क्षेत्र का हिस्सा है जो 2014-15 में 18.2% था, अब वो घटकर 17.8% रह गया। इससे ये पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में जो एक्टिविटी है वो कम हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित किस देश के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन नहीं है। देखो नहीं बाद में दे रखा है, ये ध्यान रखना है, व्यापार संतुलन नहीं, यानी कि भारत जो है ट्रेड सरप्लस नहीं है किस देश के साथ। तो भारत का जो है चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस नहीं है, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, मैंने विपरीत व्यापार संतुलन है, यानी कि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब हम चाइना से ज्यादा माल इंपोर्ट करते हैं और उसे एक्सपोर्ट बहुत कम माल करते हैं। तुमने देखा होगा इंडियन मार्केट में चाइनीज मालों की भरमार है, तो इससे क्या संकेत है कि हम चाइना से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और इसीलिए जो है चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है। भाई ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, सीधी सी बात है, कितना आपने आयात किया और कितना निर्यात किया उसका जो अंतर होता है वो ट्रेड डेफिसिट होता है। तो चाइना से हम मंगाते ज्यादा हैं, उसे भेजते कम है। चाइना ने पॉलिसी ऐसी बना रखी है कि वो भारत की बहुत सारी चीजों को अपने अंदर मतलब एंटरिंग नहीं करने देता, तो इस वजह से जो है हम भेज भी नहीं पाते, ठीक है। हाँ क्वेश्चन आता है कि किस देश के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट है, तो भी चाइना, अनुकूल व्यापार संतुलन नहीं है तो भी चाइना, ठीक है। और किस किस देश के साथ भारत सरप्लस में, तो अमेरिका के साथ में भी सरप्लस में, इसके साथ भी, नेपाल के साथ भी और बांग्लादेश, तीनों के साथ जो है भारत का ट्रेड जो है सरप्लस में, यानी भारत जो है इन्हें ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इनसे इंपोर्ट कम करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में तितली सुपर हॉट स्पॉट, देखो हॉट स्पॉट कहीं वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है कि वहां पे उस चीज की ज्यादा प्रजातियां हैं, उस चीज की मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। तो तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित सिरुवानी पहाड़ियां किस राज्य में, तो ये जो सिरुवानी पहाड़ियां हैं ये आपके पास जहां पर तितली हॉट स्पॉट है वो तमिलनाडु में आपके पास। और हॉट स्पॉट में क्या होता है, यहाँ इस क्षेत्र में सिरुवानी पहाड़ियों पे जितनी तितली की जो प्रजातियां हैं लगभग 325, उसका 74% यहीं पर है, यानी भारत में जितनी भी तितली की प्रजातियां हैं लगभग 325, उसमें से 74% यही है, इसलिए ये हॉट स्पॉट सिरुवानी पहाड़ियों पर है, ये आपके पास तमिलनाडु में। और ये जो सिरुवानी पहाड़ियां हैं ये पालघाट पहाड़ियों का हिस्सा है, ये पालघाट पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि तितली सुपर हॉट स्पॉट कहाँ है, तमिलनाडु में सिरुवानी पहाड़ियों पर, और ये पालघाट पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ जो है भारत की 74% तितलियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। देखो फोरेंसिक विश्वविद्यालय क्या होता है, फोरेंसिक का मतलब जहाँ पे फोरेंसिक चीजों की जांच हो, ब्लड की, हेयर की, इससे क्या होता है अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है, यानी कि अपराधियों को पकड़ने के लिए जो है जो घटना स्थल होता है वहां से ब्लड, बाल ठीक है नहीं, फिंगरप्रिंट्स, इन सारी जांच जो कहलाती है, इनकी सब चीजों की जांच और फोरेंसिक जांच कहलाती है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर फोरेंसिक साइंस के द्वारा आधार बना के जो इन चीजों की जांच की जाती है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, वो आपके पास लखनऊ में किया जाए, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है लखनऊ। तो फोरेंसिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहा, लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में किस प्रदेश द्वारा मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कराने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है, तो ये आपके पास उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। यानी कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी, IIT, JEE, नीट, PCS, IAS इन सब की, ठीक है। इसके लिए पहले एक
टेस्ट होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उन लोगों को इस योजना के तहत जो है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इस योजना के तहत जो है मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडोर, इंडोर का मतलब जो इंडोर स्टेडियम वो होते हैं जो बिल्कुल बंद होते हैं, और जो आउटडोर यानी कि जैसे क्रिकेट स्टेडियम बीच में खुला हुआ होता है, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल बंद होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनना है इंडोर स्टेडियम, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनना है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है योगी आदित्यनाथ ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रो पुअर टूरिज्म के अंतर्गत सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर कोर्स शुरू किया गया है। तो ये जो सांस्कृतिक अर्थशास्त्र है उसका जो स्नातकोत्तर जो कोर्स है वो उत्तर प्रदेश के जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। अब हमें पता होना चाहिए सांस्कृतिक अर्थशास्त्र क्या होता है। यानी ये जो सांस्कृतिक अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संस्कृति का अर्थशास्त्र से संबंध के संदर्भ में पढ़ा जाता है। अध्ययन किया जाता है। यानी कि सांस्कृतिक अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें अर्थशास्त्र का संस्कृति से जो है संबंध पर अध्ययन किया जाता है। तो वो उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय में जो है कोर्स शुरू किया गया है, मतलब पीजी लेवल पर, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, आपको ये याद रखना। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट या इमिशन गैप रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट या इमिशन गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। तो ये आपके देखो, उत्सर्जन यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बात हो रही है, किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, एनवायरमेंट से कोई रिलेटिव संस्था होगी उसके द्वारा जारी की जाएगी, सीधी सी बात है। तो देखो ये आपके पास संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो ये आपके पास इसके द्वारा जारी की जाती है, मतलब एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित उत्सर्जन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई अनुकूलन, देखो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये किस संस्था द्वारा की जा रही है। तो भाई अनुकूलन किसका होगा, जलवायु से तो होगा, जलवायु यानी क्लाइमेट। ठीक है ना, यानी उत्सर्जित गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ऐसा कोलरेट करेंगे इन्हें, ऐसा हम इनसे एक दूसरे को संबंधित करेंगे। तो अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट भी किसके द्वारा जारी की जाती है आपके पास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो भाई मैंने कोशिश की है बेहतर आपको क्वेश्चन देने की, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एक नंबर में, मतलब पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन है, बिल्कुल आईएएस में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इस वजह से आपको याद रखना है, केवल कि इतना याद रखना है कि अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज फिर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और बाकी जो है कल कर आएंगे, और आज के लिए केवल इतना ही। बस आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और जितना हो चुका है, जितना वीडियो लेक्चर हो चुके हैं आपको पीडीएफ मिल रही होंगी, बस आप जो है उनका बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे आपकी तैयारी में पैनापन आए और आप जो है एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। जो नए व्यूअर्स हैं उनका भी धन्यवाद देखने के लिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है। ठीक है, बस मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा
कि अगर मान लो पढ़ने में कोई परेशानी आती है, जैसे मोबाइल की प्रॉब्लम्स होती है और घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो साधन महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि आपने मेहनत कितनी की है ये महत्वपूर्ण होती है। तो जब टूटने लगे हौसला, 4 लाइनें बता देता हूँ। जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोबारा बताता हूं आपको कि जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, कितनी भी परेशानियां आ जाए, अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ जो है अपने लक्ष्य के लिए बढ़ते हैं, तो कोई ना हमें डिगा सकता है, ना कोई हमें जो है हरा सकता है। बस केवल जीत हमारी होगी। बस इसी जो है कॉन्फिडेंस के साथ हमें तैयारी करनी है और आगे बढ़ना अपने लक्ष्य के लिए। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, और अब कल मिलेंगे। ठीक है।